अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, शिक्षा की परिभाषा बताइए। उत्तर, शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित है। शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति, जिसका अर्थ है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। स्वामी दयानंद के अनुसार विद्या विलास मनसोधृतशील शिक्षा, अर्थात विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ व्यक्ति का कर्मिक अनुकूलन है। पेस्तालॉजी के अनुसार व्यक्ति के जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। आधुनिकीकरण से क्या आशय है? प्रश्न है, आधुनिकीकरण से क्या आशय है? उत्तर, आधुनिकीकरण का सरल और संक्षिप्त अर्थ है वह प्रयास या ऐसा प्रभाव डालना जिससे कि एक व्यक्ति, संस्था, समुदाय या समाज आधुनिक या नए समझे जाने वाले मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों, संस्थाओं व संगठनों को अपनाने का प्रयास करे। सामान्य तौर पर जब भी हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो पाश्चात्य जनतांत्रिक देशों, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आदि द्वारा प्राप्त की गई महान औद्योगिक प्रगति तथा भौतिक सुख सुविधाओं की सुलभता के संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की दिशा इंगित करने वाला एक संप्रत्यय आधुनिकीकरण माना जाता है। आधुनिकीकरण में परंपरागत समाज का आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तन का लक्ष्य अंतर्निहित रहता है। प्रश्न 3, इस्लामी मत में इल्म और तालीम की क्या अवधारणा है? उत्तर, इल्म और तालीम मुख्यतः अरबी भाषा के शब्द हैं। दोनों का अर्थ ज्ञान, उपदेश, शिक्षा और योग्यता है। इल्म और तालीम में वही संबंध है जो विद्या और शिक्षा में है। इल्म वह है जो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में मनुष्य के नजात, जिसको कहते हैं मोक्ष, पाने के लिए सदाचरण, कर्तव्य ब्रैकेट में कर्म के रूप में सन्निहित है। तालीम वह है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य लौकिक जीवन में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह की काबिलियत प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 4, शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक विशेष क्षेत्र है। शिक्षा दर्शन दो शब्द युग्मों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस दर्शन। इसमें शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को समृद्ध बनाकर बाह्य विकास की बहुआयामी पृष्ठभूमि विनिर्मित करती है। वहीं दर्शन मानव जीवन की सभी समस्याओं में समाधान हेतु लक्ष्य निर्देशित दृष्टिकोण, विचार, विश्वास, मूल्य तथा मानदंड का निरूपण करता है। प्रश्न संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है? उत्तर, राष्ट्रीय और संस्कृति की परिधि से घिरे विचार और अवबोध का अंतर्राष्ट्रीय परिधि पर विस्तार ही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है। अपनी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के प्रति पक्षपातपूर्ण विचार, दूसरे राष्ट्र एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का सही और निष्पक्ष आकलन नहीं कर देते। डॉक्टर वाल्टर H.C. लेब्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवबोध इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति में किस राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। गोल्ड स्मिथ के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। प्रश्न संख्या 6, मानव मूल्यों से क्या तात्पर्य है? उत्तर, भारतीय धर्म ग्रंथों के मूल्य के लिए शील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द मूल्य का पर्यायवाची नहीं वरन निकटतम शब्द है। शील सर्वत्र भूषण का कार्य करता है। कहीं कहीं शील शब्द चरित्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य की किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तब वह मूल्य कहलाता है। मूल्य एवं आदर्श ये दोनों ही चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंगीकृत या आत्मसात किए हुए मूल्य ही जीवन आदर्श बनते हैं। जब मूल्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है तब मूल्य विशेष पर निर्णय ले लिया जाता है और उसे जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है, तभी वह आदर्श बनता है। प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना से क्या उद्देश्य है? उत्तर, टैगोर के शांति निकेतन की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1, बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वातावरण उत्पन्न करना। नंबर 3, बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना ताकि वे सामाजिक जीवन में सफलता के साथ भाग ले सकें। नंबर 4, शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य बालकों में प्रकृति द्वारा सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना था। नंबर 5, प्रकृति और जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना। प्रश्न 8, राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? उत्तर, राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों में उपजने वाली वह भावना है जिसमें वह आपसी विविधता एवं मनोमालिन्य को त्याग कर राष्ट्र पर पड़ने वाली विपदाओं के समय एक सूत्र में बंधकर किसी हद तक सेवा भाव एवं प्राणोत्सर्ग करने से भी पीछे नहीं हटते। राष्ट्रीय एकीकरण एक दृढ़ इच्छा शक्ति का या पक्का इरादा है जो राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों में संगठित होने की भावना पैदा करती है। जॉन ब्राउवेवर ने लिखा है कि साधारण रूप से इसका आशय है राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति से भी ज़्यादा वफादारी रखना। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं सन्निकटता की भावना, समान नागरिक की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। प्रश्न 9, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। उत्तर, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है, स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। प्रश्न 10, अद्वैत दर्शन के अनुसार अविद्या का अर्थ बताइए। उत्तर, अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत है, अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। साथ साथ उपनिषद सहित बौद्ध ग्रंथों में बहुतायत से इसका प्रयोग किया गया है। अद्वैत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में माया तथा अविद्या शब्दों के समानार्थी माना है, परंतु बाद के दार्शनिकों ने इन दोनों में अंतर बताया है। शंकराचार्य का मत है ईश्वर की बीज शक्ति का नाम माया है। माया रहित होने पर ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती और न वह जगत की सृष्टि करता है।
वह अविद्यात्मक बीज शक्ति अव्यक्त कहीं बत जाती है या ईश्वर में आश्रित होने वाली महाश्रुति रूपीणी है, जिसमें अपने स्वरूप को ना पहचानने वाले संसारी जीव सोते रहते हैं। प्रश्न 11, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है? उत्तर, प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकास करने और जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां का उदारीकरण ही शिक्षा है। मैक्स डूगल के अनुसार क्या है? मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही शिक्षा है। दूसरा, स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः प्रवृत्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। प्रश्न 12, वर्तमान पाठ्यक्रम में क्या दोष है? इनके सुधार के क्या उपाय बताइए? अपने देश के उत्तर है, अपने देश में पाठ्यक्रम का निर्माण उन विशेषज्ञों द्वारा किया गया था जो विदेशी थे। पाठ्यक्रम में बहुत सी दुर्बलताएं हैं। पाठ्यक्रम दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार पर नहीं बने हैं। पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। व्यावसायिक, औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव है। परीक्षा की प्रधानता है। धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की गई है। सुधार के उपाय, पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे बालकों को व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान अधिक हो। पाठ्यक्रम व्यवसाय परक बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को परीक्षा प्रधान न बनाकर उसे उपयोगिता प्रधान बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक उसमें रुचि ले। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जो बालक के जीवन में हमेशा जुड़ा हो। प्रश्न 13, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? पाठचर्या और पाठ्यक्रम शब्दों का प्रयोग शिक्षा की क्रिया में होता है, परंतु दोनों शब्दों में अंतर है। पाठचर्या के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विषयों, क्रियाओं, विधियों, विधान का संगठन होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य विषयों और वस्तुओं का एक क्रम होता है जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। संस्कृति का अर्थ बताइए। उत्तर है, संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोग इसे संपूर्ण जीवन के व्यवहार से व्यापक रूप में सार्वभौमिक अर्थ देते हैं, तो कुछ लोग इसे व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, बोलचाल तक ही सीमित रखते हैं। कुछ की दृष्टि में सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं ही संस्कृति हैं। वाह नकली सौंदर्य भी कुछ की दृष्टि से संस्कृति की श्रेणी में आता है। बहुत से व्यक्ति समाज में प्रचलित संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य की प्रकृति को संस्कृति मानते हैं। कोई व्यक्ति जितनी अधिक भाषाओं को जानता है, बोलता है, अधिक ज्ञानवान है, मौज मस्ती और ऐश्वर्य के साथ रहता है, वह उतना अधिक सुसंस्कृत है। प्रश्न 15, पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए। उत्तर, पाठ्यक्रम की उपयोगिता निम्नवत ढंग से है। नंबर 1, पाठ्यक्रम शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। नंबर 2, शिक्षार्थी के लिए उपयोगी। नंबर 3, समाज के लिए उपयोगी। नंबर 4, सांस्कृतिक उन्नयन एवं संवर्धन के लिए उपयोगी। नंबर 5, अंतर्दृष्टि ब्रैकेट में सूक्ष्म तथा अवबोध के विकास के लिए उपयोगी। नंबर 6, शिक्षा की समान संरचना एवं समानता की स्थापना के लिए उपयोगी। नंबर 7, शिक्षा को नवीन मंतव्यों से अलंकृत करने में उपयोगी। प्रश्न 16, शिक्षा, दर्शन एवं अनुशासन का संबंध बताइए। उत्तर, दर्शन अनुशासन का स्वरूप निर्धारित करने तथा उसको स्थापित करने में सहायक होता है। प्रायः अनुशासन का स्वरूप देश, काल, परिस्थिति तथा राजनीतिक प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। इसी कारण आदर्शवाद ने प्रभावात्मक अनुशासन, प्रकृतिवाद ने मुक्तात्मक अनुशासन, तो प्रयोजनवाद ने सामाजिक अनुशासन का समर्थन किया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निहित दार्शनिक दृष्टिकोण छात्रों को स्वतः अनुशासित बनने अर्थात आत्म अनुशासन
को अपनाने पर बल देता है। इससे स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है। धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र द्वारा महत्व देने के कारण धर्म विहीन शिक्षा संचालित हो रही है। इससे छात्रों में नैतिकता एवं उत्तम चारित्रिक गुणों का लोप हो रहा है। अनुशासन की स्थापना में दिक्कत आ रही है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। अतएव स्पष्ट है कि अनुशासन भी दर्शन से प्रभावित होता है। प्रश्न 17, शैक्षिक समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक समाजशास्त्र उत्तर है, शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक वातावरण में दूसरे व्यक्ति, सामाजिक समूहों तथा आचरण के प्रतिमान निहित होते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था एवं उनका वर्णन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक समस्याओं के लिए समाजशास्त्र का प्रयोग करता है। उपनिषद किसे कहते हैं? उत्तर, उपनिषद आत्मा को पूर्ण, अखंड एवं अनश्वर बताते हैं या मानव जीवन का लक्ष्य वर्णन करते हैं या तत्व संबंधी संसार को अवास्तविक तथा परासत्ता संबंधी संसार को वास्तविक मानते हैं। शंकर यथार्थता के 3 कर्मों का वर्णन करता है। सबसे उच्च यथार्थता केवल परासत्ता संबंधी है। वह अंधेरी रात्रि में एक रस्सी को साफ समझ लेने का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि रस्सी की वास्तविकता और सर्प की अवास्तविकता के बीच एक और स्तर है, वह है हमारा सांसारिक जीवन। यह एक विभ्रम है जो सर्प की अवास्तविकता जानने से कुछ और थोड़ी देर तक बना रहता है। जब मनन द्वारा हमारे सांसारिक जीवन की अवास्तविकता समझ में आने लगती है तो इस ज्ञान द्वारा हमारे सामने से संसार की वास्तविकता का पर्दा उठ जाता है। हमारे जीवन की झूठी प्रकृति का पता लग जाता है। इस प्रकार इस चिंतन में एक ऐसी सर्वसत्ता का वर्णन किया जाता है जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, जो सब गुणों तथा विशेषताओं से रहित होता है। वास्तव में उपनिषद की विचारधारा में ब्रह्म के 2 रूप हैं, मूर्त एवं अमूर्त। निर्गुण ब्रह्म अमूर्त रूप ही है। प्रश्न 19, प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जगत की प्रकृति निश्चित है। जगत अनेक तत्वों से बना है। जगत के पीछे कोई अनुभवातीत सत्ता नहीं है। जगत के पीछे कोई अनुभवातीत सत्ता नहीं है। नंबर 4, ज्ञान क्रिया का प्रतिफल है। नंबर 5, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। जीवन के मूल्य बदलते रहते हैं। नंबर 7, प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। नंबर 8, प्रयोजनवाद लचीलेपन में आस्था रखता है। नंबर 9, अंतिम सत्ता निर्माण अवस्था में है। नंबर 10, प्रयोजनवाद वर्तमान तथा भविष्य में आस्था रखता है। प्रश्न 20, आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का योगदान बताइए। उत्तर है, आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन के रूप में बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामान्य विद्यालयों का आयोजन। नंबर 2, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन। नंबर 3, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन। नंबर 4, खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन। नंबर 5, फार्वधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन। नंबर 6, बहुशिक्षक एवं सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन। नंबर 7, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन। नंबर 8, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु, नियमों और परीक्षा का आयोजन। प्रश्न 21, गांधी जी की शिक्षण विधि का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षण विधि में गांधी जी महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। इस परिवर्तन की दिशा में वे पहली बात यह चाहते थे कि शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये वह चाहते थे कि शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो। क्राफ्ट को वे केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर चरित्र निर्माण का ही साधन मानते थे।
इस क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा के द्वारा वे बालकों को हाथों की शिक्षा देना चाहते थे। प्रश्न 22, प्राचीन काल में शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम था? उत्तर, प्राचीन भारत में पाठ्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से था कि बालक परिवार में रहकर वर्णमाला सीखता था। इसके बाद वह प्राथमिक विद्यालय में शब्द विद्या सीखता था, जहाँ उसे व्याकरण का बोध भी कराया जाता था। इसके पश्चात वह व्याकरण के अध्ययन तथा साहित्य और भाषा में आवश्यक ज्ञान वह प्राप्त कर लेता था, तो उसे तर्क सिखाया जाता था और उसे शिल्प विद्या दी जाती थी। इस प्रकार उसमें तार्किक शक्ति, सौंदर्य अनुभूति, वस्तुएं निर्माण करने की व्यवहारिक कुशलता तथा सुडौल क्रम, अनुपातिक क्रम तथा वस्तुओं की रचना में सौंदर्य का ज्ञान हो जाता था। इस प्रकार की समान शिक्षा के पश्चात इसे कुछ वृत्तिक एवं तकनीकी विषय जैसे चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र इत्यादि सिखाए जाते थे। प्रश्न 23, महर्षि अरविंद ने शिक्षा के उद्देश्य के विषय में क्या विचार दिए हैं? उत्तर, महर्षि अरविंद शिक्षा का मूल आदर्श विकास की चरम सीमा पर पहुंचाना अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास मानते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मानव को इस योग्य बनाना कि अति मानव तक वह विकसित हो सके। प्रश्न 24, मूल्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। उत्तर, मूल्य को संस्कृत भाषा में इष्ट शब्द से संबोधित किया जाता है। इष्ट का अभिप्राय वह जो कि इच्छित है। इस प्रकार मूल्य वे मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्य को चुना जाता है। दूसरे शब्दों में लक्ष्यों के चुनाव में सहायक मानदंड ही मूल्य हैं। फिलंक के शब्दों में मूल्य व प्रमापीकृत मानक हैं जिससे व्यक्ति अपनी रुचियों से प्रभावित होता है और अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चयन करता है। पर्सी ने लिखा है, किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। प्रश्न 25, जनतंत्र और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? जनतंत्र की उत्तर, जनतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जनतंत्र में शासन प्रजा के हाथ में होता है और जनता प्रशासन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि जनता शिक्षित नहीं होगी तो अपने जनमत के अधिकार का उपयोग ठीक से नहीं कर पाएगी। वह स्वतंत्र निर्णय लेकर विवेक और तर्क के आधार पर अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव तभी कर सकती है जब वह शिक्षित और नागरिकता के गुणों से युक्त हो। यदि चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित में काम करते हैं तो वे पुनः चुने जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें हटाकर दूसरे प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है। उपयुक्त व्यक्तियों के चुनाव से जनता के हितों की रक्षा तो होती ही है, समाज के नैतिक संबल प्राप्त होता है और राष्ट्र की समृद्धि होती है। यदि जनता चरित्रहीन, अनैतिक, अशिक्षित होगी तो उसके प्रतिनिधि भी वैसे ही होंगे। ऐसे लोग शासन को जनहित में चलाने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रश्न 26, शिक्षा और दर्शन के संबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर, शिक्षा और दर्शन का संबंध, नंबर 1, दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। नंबर 2, दर्शन सैद्धांतिक एवं विचार मूलक है तथा शिक्षा व्यवहार मूलक है। नंबर 3, दर्शन शिक्षा का पूरक है। नंबर 4, दर्शन शिक्षा की अमूल सहायता करता है। नंबर 5, शिक्षा का एक आधार दर्शन भी होता है। नंबर 6, दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्म और मूल्यों से है। नंबर 7, शिक्षा विभिन्न ढंग से दर्शन से संबंधित है। नंबर 8, दोनों जीवन के विभिन्न अंग हैं। नंबर 9, दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। प्रश्न 27, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा का स्वरूप बताइए। उत्तर, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 1, प्रातःकालीन प्रार्थना से ही शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। नंबर 2, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनियों को छात्रों की पाठ्यपुस्तकों में स्थान देना चाहिए।
पुस्तकालय में महापुरुषों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को रखना तथा उन्हें छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 4, वाचनालय में धार्मिक पत्रिकाएं एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें मंगवाना चाहिए। नंबर 5, विद्यालय में धार्मिक परीक्षाओं का आयोजन करना और छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। नंबर 6, विद्यालय में धार्मिक भाषणों का आयोजन करना। नंबर 7, धार्मिक पर्वों धर्मों से संबंधित महापुरुषों की जयंतियाँ मनाना। नंबर 8, धार्मिक अभिनयों के आयोजन में विद्यालयों को समय देना। नंबर 9, विद्यालय में श्रमदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य लोक कल्याणकारी तथा मनोरंजन से संबंधित कार्यों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। नंबर 10, समाज सेवा एवं कल्याण से संबंधित कार्यों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। नंबर 11, बालचर एवं सैनिक शिक्षा का विद्यालय में आयोजन करना। नंबर 12, छात्रों को धार्मिक यात्राओं का अवसर देना। नंबर 13, चरित्रवान एवं अनुशासित छात्रों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान करना। नंबर 14, विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने अथवा ऑडियो सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।